हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के लिए जो हमारा मैग्नेटिज्म यूनिट चल रहा था उसका चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उसमें आपको ऑस्टर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था और बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए थे हमने, जिसमें हम 2 एप्लीकेशंस पहले कर चुके हैं। आज हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन। तो ले चलते हैं बच्चों को आज के एप्लीकेशन पर, जो इस बायोट-सेवर्ट लॉ का थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है। ये आपके सामने आज का आपका एप्लीकेशन आ गया है। क्या है इस एप्लीकेशन का नाम? आपके सामने लिखा है। तो एप्लीकेशन का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया है सर्कुलर कॉइल की वजह से। एक सर्कुलर कॉइल था, उसी के सेंटर पर और उसी के एक्सिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया है। आज आप थर्ड एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो आपको दिख रहा है, देखो, ये आपको जो दिख रहा है ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक्स वाई रख देते हैं इसका नाम। और इस वायर में बिल्कुल स्ट्रेट है और फाइनाइट लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्पेशली लिखा है फाइनाइट लेंथ, क्योंकि हम यही एप्लीकेशन इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए भी करेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये आपका फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, यानी मेजरेबल लेंथ 2, 4, 5, 10, 20 मीटर का। इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी चारों तरफ आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हमने राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करना होता है, जो आपको डायग्राम में भी बना के दिखाया था कि राइट हैंड थंब रूल से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में बनती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो आपको पता ही है, यहाँ पर होगा ऐसे टेंजेंशियली, इस पॉइंट पर अगर फाइंड आउट करनी हो। लेकिन डायरेक्शन पता होने के बाद आपको कितनी वैल्यू है इसकी, मैग्नीट्यूड, वो फाइंड आउट करना है। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम तो रियलिटी टाइप का डायग्राम है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन हम डेरिवेशन करने के लिए जैसा आपको एग्जाम में बना के आना है वैसा डायग्राम बनाते हैं। तो उस डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आपके लिए एक कंडक्टर। तो ये आपका एक कंडक्टर है। रियलिटी में ये कैसा दिखता है, ये इसलिए दिखाना पड़ता है कि बच्चों को कई बार जो हैंडमेड डायग्राम होते हैं, उससे पेन वगैरह से बनाए गए डायग्राम उससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो इससे आपको क्लियर भी हो जाता है इस तरह के कंप्यूटराइज डायग्राम से। लेकिन आप ऐसा कंप्यूटराइज डायग्राम एग्जाम में तो नहीं बना सकते। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, क्या नाम है इसका, एक्स वाई। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अब चारों तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर पॉइंट पी। इस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से, इस वायर से। उस डिस्टेंस को हमने ए मान लिया।
ए क्यू सपोज किया गया है वो आपको बताया जाएगा। और मैं इस करंट को थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि डायग्राम बनने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर बना देते हैं, बल्कि ऐसे बनाता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यह करंट का आप मार्किंग कहीं पर भी बना सकते हो। ऐसा दिखाया है एरो से, आई करंट पूरे वायर में एक्स से वाई तक जा रहा है, तो मैंने यहाँ बना दिया क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में कुछ हमें और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिससे दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको इस P पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करना होगा, और बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले आप कंडक्टर में क्या लेंगे, एक एलिमेंट्री पोर्शन। ठीक है जी, ये आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, नाम क्या है इसका, ए बी, और इसकी लेंथ, ए बी की लेंथ यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी की लेंथ कितनी होगी, डी एल। ये जो ए बी है एलिमेंट्री पोर्शन, इसकी लेंथ डी एल है। और आपको पहले इस डी एल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसका इंटीग्रेशन करना होगा। बायोट-सेवर्ट लॉ में हर बार आप यही करते हो, पूरे कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेते हो, उस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हो। अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी बी से पी तक का, यहां से इस एलिमेंट्री पोर्शन से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस माना जाएगा r। इसीलिए ये डिस्टेंस हमने स्मॉल a लिया है, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक एलिमेंट्री पोर्शन जिसकी लेंथ dl होती है वहां से डिस्टेंस उस पॉइंट का लेना होता है r, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये जो आप एंगल देख रहे हो ये एंगल थीटा कहलाएगा। ठीक है जी, इस एंगल को क्या कहेंगे, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ऐसा लाइन लिखा जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अभी फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं हम। ये गायब कर देते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए था। कोई बच्चा दोबारा देखना चाहे तो रिवाइंड करके देख सकता है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to elementary portion, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपको बायोट-सेवर्ट लॉ में बताया गया था। dB छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, और वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट, डी एल एलिमेंट्री पोर्शन ये छोटा सा है इसकी लेंथ, थीटा ये जो एंगल होता है वो एलिमेंट्री पोर्शन डी एल और आर के बीच में एंगल ये जो बनाया ये थीटा है, और आर उस एलिमेंट्री पोर्शन से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। अब आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
कंप्लीट कंडक्टर, ये जो पूरा कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट्स को बाहर निकाला जाता है और बची हुई चीजों का इंटीग्रेशन किया जाता है। और ये इंटीग्रेशन डीबी का कहां से कहां तक होगा, x से y तक, x से y तक, x से y तक, क्योंकि ये जो छोटे छोटे dl 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 पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो x से y तक है। सारे छोटे छोटे टुकड़ों का इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहां ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, ये रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बुक में जहां पर या नोट्स वगैरह में ये रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया। आपको भी एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना होगा, बट खुद से अगर आपको ये रीजन पता है अपने समझने के लिए तो आपको इन डेरिवेशंस को ध्यान रखने में, प्रिपेयर करने में, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। पिछला जो हमने एप्लीकेशन किया था ये वाला जिसमें आपने एक रिंग की वजह से, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था और बायट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से पहले छोटे टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, फिर उसे इंटीग्रेट किया था। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय आपने इंटीग्रेशन के लिए कॉस और साइन और ये सब इसलिए किया था कि हर छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है और सबके डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से सिंपल एडिशन या सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को थोड़ा सा डिफरेंटली करने का रीजन था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस पी पॉइंट पर इस पूरे वायर की वजह से एलिमेंट्री पोर्शन कहीं भी हो, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी नॉर्मली इनवर्ड, जो भी आपको वो कंप्यूटराइज डायग्राम में दिखाया था। यानी यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जब आप इन सारे टुकड़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो सबका डायरेक्शन सेम आएगा, यानी डायरेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि पिछले में डायरेक्शन की वजह से हो रहा था, इसीलिए हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमने वो साइन कॉस का प्रॉब्लम किया था। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रेशन इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जब आप अंदर देखोगे तो dl भी एक वेरिएबल है, साइन थीटा में थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि ये जो थीटा एंगल आप देख रहे हो इस एंगल को मार्क किया थीटा। ये थीटा एंगल जो है वो जैसे जैसे आप एलिमेंट्री पोर्शन ऊपर या नीचे शिफ्ट करोगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो हर एक एलिमेंट्री पोर्शन के लिए जो लाइन ज्वाइनिंग है और एलिमेंट्री पोर्शन के बीच का जो एंगल थीटा है वो डिफरेंट होगा। और ठीक उसी तरह आर यानी एलिमेंट्री पोर्शन और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्टेंस भी, एलिमेंट्री पोर्शन जितना नीचे आएगा उतना अलग अलग होता रहेगा। यानी आपके इंटीग्रेशन के साइन के अंदर तीन वेरिएबल्स आ गए, dl भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है, थीटा के वेरिएबल होने की वजह से, और r भी वेरिएबल है। और कहीं पर भी मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है जो इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह के एक साथ तीन वेरिएबल्स को सॉल्व कर सके। जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बने हैं वो फॉर्मूले यहाँ इस केस में अप्लाई नहीं हो पाएंगे। यानी यहाँ पर
जो भी हम आगे स्टेप्स करेंगे वो स्टेप्स सिर्फ इस इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से इसे सिंपल बनाने के लिए करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है, अब आगे क्या क्या होगा, वो सब कुछ याद रख लेते हैं, लेकिन उसके रीजन क्या है ऐसा करने का, वो रीजन किसी को पता नहीं होता। ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, ज्यादातर क्लासेस में भी टीचर लोग एक्सप्लेन नहीं करते। बायोट-सैवर्ट लॉ के मुताबिक तो ये सॉल्व हो चुका है, जो कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि पूरे कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लो, उस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आपने छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन इंटीग्रेशन करने पर आपने देखा कि कांस्टेंट्स जितने बाहर आए और वेरिएबल जितने अंदर बचे, इन वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला नहीं है। तो हमारा एम ये है अब कि इस इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कुछ ये लिखा हुआ है dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताया जाए। तो ये सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको मैथमेटिकल तरीका बताया जा रहा है। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं। क्योंकि आगे जो भी कुछ है वो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर आएगा, इसलिए अब हम ये पूरा जो पोर्शन है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे टुकड़े की वजह से, एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसे इंटीग्रेट करने वाले हो, और इंटीग्रेशन के स्टेप में ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है कि इंटीग्रेशन के अंदर dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर को सॉल्व करके क्या आएगा। तो इसलिए बस यही से हमारा डेरिवेशन का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, बाकी पीछे वाले पोर्शन की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम अब जो भी करने वाले हैं वो इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं। अब बायोट-सैवर्ट लॉ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी एप्लीकेशन जो बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करना था एप्लीकेशन में, वो तो हमने यूज़ कर लिया। और उसके बायोट-सैवर्ट लॉ इतना ही कहता है कि एक एलिमेंट्री पोर्शन लेके उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। बायोट-सैवर्ट इंटीग्रेशन करने का तरीका तो बताता नहीं, वो तो हमें मैथमेटिकल करना होता है। तो इंटीग्रेशन कर दो ये कह के हमने बायोट-सैवर्ट लॉ से तो पीछा छुड़ा लिया। अब हम इंटीग्रेशन अपने हिसाब से करेंगे, यानी मैथमेटिकल इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने में घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को एलैबोरेट करके बना रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से, अगर इसी में कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे तो थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा, घिचपिच सी हो जाएगी, फिर अब बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ। डायग्राम एनलार्ज करने के लिए मैं फिर से एक यहाँ कंडक्टर बना रहा हूँ, ये यही कंडक्टर है, इसका एनलार्ज डायग्राम दिखा रहा हूँ बच्चों को, इससे थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। इसी कंडक्टर का एनलार्ज डायग्राम है और इसमें यहाँ से मैंने ऐसे एक लाइन बना दी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल यही डायग्राम बन रहा है, बस थोड़ा सा एनलार्ज्ड। और फिर क्या किया, यहाँ पर ये एलिमेंट्री पोर्शन बनाया और इस एलिमेंट्री पोर्शन को
ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, मार्किंग्स अभी मैं कर दूंगा, पहले डायग्राम पूरा देख लें, और यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, ये ए और बी। और अब मार्किंग्स कर देता हूं मैं, ये आपका ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है, ये स्मॉल ए है, ये आपका आर है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये दोनों ही एंगल थीटा इसलिए हैं कि ए और बी बहुत ही क्लोज हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्री पोर्शन बहुत ही छोटा है और ये इतने क्लोज हैं कि लगभग बिल्कुल नज़दीक हैं, जिससे पी को आप ए से ज्वाइन करो और पी को बी से ज्वाइन करो, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपका एंगल है इसको आप बोलेंगे फाई, और यहाँ ये रेड कलर से एंगल जो बना है, ये रेड कलर से बनने वाला एंगल जो है ये कहलाएगा डी फाई। मैं लिख देता हूँ, ऐसे सिंबल बता दो, रेड कलर से बनने वाला एंगल जो है वो डी फाई है। यहाँ भी लिख सकते हैं चाहे तो, छोटा सा एंगल है क्योंकि। अब आपने क्या किया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, एन, ए से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, तो अब ये टी फाई यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अंदर ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एन। दिख रहा है बच्चों को ट्राइंगल ए बी एन? ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है मैंने बताया, इसका बायोट-सैवर्ट लॉ से कोई लेना देना नहीं है। बायोट-सैवर्ट लॉ ने अपना काम कर दिया, उसका तो इतना कहना था एक छोटे टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पर फाइंड आउट करो, और फिर वो छोटे टुकड़े की वजह से जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड आई है अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, उसका इंटीग्रेशन कर दो। बायोट-सैवर्ट ने इंटीग्रेशन कर दो ऐसा कह के अपना पीछा छुड़ा लिया। इंटीग्रेशन करना हमारा काम है और ये सारा काम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। इसका फिजिक्स के बायोट-सैवर्ट लॉ से कोई लेना देना नहीं है। हम ये काम सिर्फ मैथमेटिकल उस फॉर्मूले को इसे सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ये बार बार बताया जा रहा है। अब ट्राइंगल एबीएन में अगर हम साइन थीटा लें, तो हमारा जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आएगी क्या, परपेंडिकुलर यानी ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए एन है और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू ए बी है, यानी और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए एन अपॉन डी एल। ए एन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए बी जो है वो आपने कितना माना है, डी एल माना है, तो देयरफॉर ए एन की वैल्यू आएगी डी एल साइन थीटा। इसे मैं फिलहाल इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। क्या किया है, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए डी एल को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे इस पोर्शन को, ये जो ए एन और पी है, मैं आपको डायग्राम में बनाकर दिखाता हूं। अगर ऐसे हम एक सर्कल बना दें, ये सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है पी सेंटर मान के हमने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस है आर। ठीक है जी, तो पी सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल बना दें जिसका रेडियस आर है, तो ये जो ए एन है ये इस सर्कल का आर्क होगा, और उस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो डी फाई होगा।
तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो डी फाई इज इक्वल टू ए एन अपॉन आर। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला 11th क्लास में भी काफ़ी यूज़ हुआ है, फर्स्ट यूनिट में भी, सर्कुलर मोशन में भी, और बहुत जगह, और मैथ्स में भी ये फॉर्मूला 9-10 तक पढ़ाया जाता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है, जैसे ये सर्कल का सेंटर है और ये डी फाई उस सेंटर पर एंगल है, तो उस एंगल को बनाने वाले आर्क को रेडियस से डिवाइड करते हैं। एंगल की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। तो आपने इस ए एन को आर्क मान लिया है सर्कल का, और आर उसकी रेडियस है, और एंगल सर्कल सेंटर पर जो बनाया है वो डी फाई है। डायग्राम को सही रखने के लिए ये हटा देता हूं मैं। आपको ये बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से आया, खुद के समझने के लिए है ये सब कुछ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और करके लिख देता हूँ, ए एन की वैल्यू हो जाएगी आर डी फाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए एन की वैल्यू आर डी फाई हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें, फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन 1 में ए एन इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा है, और इक्वेशन सेकेंड में ए एन इज इक्वल टू आर डी फाई है। तो आपके पास क्या बना है? डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। तो डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई बन गया। और देयरफॉर जो बी, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन एक्स टू वाई होगा। डी एल साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो आर डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल हो गया है, लेकिन अभी भी डी फाई और आर दो वेरिएबल्स हैं। आपको अभी भी ये वेरिएबल दोनों में से एक कोई ना कोई गायब करना होगा। अब दोनों में से कोई एक वेरिएबल गायब कैसे करेंगे? उसके लिए इस पॉइंट को मैं m मान लेता हूँ, और इस पॉइंट के मुताबिक ये r, ये जो है ये भी रेडियस है। इस ट्राइंगल में गौर से देखें, जिस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये AMP ट्राइंगल में cos फाई की वैल्यू, cos फाई, ये फाई एंगल है, cos फाई की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने AMP ट्राइंगल में cos फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाली है, तो इस फॉर्मूले से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखें, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, cos फाई नीचे आ जाएगा, a अपॉन cos फाई। तो आप इस फॉर्मूले में b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाई स्मॉल r की जगह आप लिखोगे a अपॉन cos फाई, और ए फाई डी फाई अपॉन ए अपॉन cos फाई में cos फाई आपका न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे भी हटा देते हैं।
जिसका काम खत्म होता जा रहा है उसे हटाया जा रहा है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो यहाँ पर है ही इंटीग्रेशन के अंदर cos फाई डी फाई। ये जो स्मॉल a है, ये स्मॉल a भी कांस्टेंट है, तो ये स्मॉल a कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा और आपका इंटीग्रेशन साइन के अंदर सिर्फ x से y तक का इंटीग्रेशन हो रहा है, cos फाई डी फाई बचेगा जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो आपने अब तक यहाँ से लेके पूरा ये सब प्रोसीजर किया है, ये सिर्फ वो जो बायट-सेवर्ट लॉ का यूज़ करके फॉर्मूला आया था उसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा था, वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए किया है। बार बार बोल रहा हूँ, इसका बायट-सेवर्ट लॉ से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका ये जो आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन का सिर्फ इंटीग्रेशन होना है, बहुत आसान है। तो वो इंटीग्रेशन आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाकी सारी चीजें हटा देते हैं हम। इन सब का काम हो गया खत्म, तो इनको हम कर देते हैं रिमूव। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को सिंपल या सॉल्व करने लायक इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए किया गया था, क्योंकि अंदर बहुत सारे वेरिएबल थे और इतने सारे वेरिएबल्स का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना ही नहीं है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपके ये एंगल डी फाई की अब भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ लिखने मतलब एंगल को नहीं हटा रहे हैं लेकिन लिखा हुआ हटा देते हैं। ये अंदर रेड वाला एंगल डी फाई है, सबको पता है। अब आप जब इस छोटे से टुकड़े की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हो और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है x टू y, लेकिन आपके इंटीग्रेशन के अंदर डी फाई है, फाई और डी फाई। तो ज़रा गौर से देखें, अगर आप ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, अगर आप ज्वाइन कर दें, मैं ज्वाइन करता हूँ, ब्लू लाइन से ज्वाइन करूँगा, इस y पॉइंट को भी P पॉइंट से और इस x पॉइंट को भी P पॉइंट से, ठीक है जी। y पॉइंट को भी और x पॉइंट को भी P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये बीच से भी ये भी हटा देते हैं, कंजेस्टेड सा रहेगा। तो आप ये गौर से देखो अब कि ये जो AB जो DL एलिमेंट्री पोर्शन है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो आपकी जो फाई एंगल है इसकी वैल्यू ही इंक्रीज डिक्रीज होगी। ये एरो से मैंने दिखाया, सिर्फ इतना एंगल फाई है यहाँ से यहाँ तक का जो कि DL के ज्वाइन करने पर बना है। आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो x से y तक करना है। इसका मतलब यह है कि जो DL एलिमेंट्री पोर्शन है जिसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर आई है, वो DL एलिमेंट्री पोर्शन पूरा ऊपर तक y और पूरा नीचे तक x तक फैला हुआ है। और जब DL ने यहाँ पर एंगल फाई बनाया है तो जैसे जैसे DL ऊपर जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। ये देखो मैंने किया है यहाँ पर, और जैसे जैसे DL नीचे आएगा ये एंगल इस तरफ बढ़ेगा। इधर बढ़ने वाले एंगल को मैंने -φ1 लिया है और इधर बढ़ने वाले एंगल को φ2 लिया है।
वैसे हम सिंपल φ1 और φ2 ले सकते थे, लेकिन इसे माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये एंगल बढ़ रहा है क्लॉकवाइज और ये एंगल बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट वायर या कंप्लीट कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर है या स्ट्रेट कंडक्टर है, वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A और इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक? माइनस φ1 से φ2 तक। और ये फाई की टर्म्स में क्यों चेंज किया है? क्योंकि अंदर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट्स भी हमें फाई की टर्म्स में लानी पड़ेंगी। और फाई की टर्म्स में क्यों? क्योंकि ये dl फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या यूँ कहें फाई dl के ऊपर डिपेंड कर रहा है। dl जितना ऊपर 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 लेंगे, क्योंकि dl तो एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन है, ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन पूरे ऊपर तक और ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन पूरे नीचे तक है। हर एक एलिमेंट्री पोर्शन पर फाई की वैल्यू अलग आएगी, जो कि यहाँ से सबसे जीरो कहाँ आएगी? जब वो यहाँ पर होगा तब फाई की कोई वैल्यू नहीं होगी। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे फाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगी, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वो यहाँ तक आएगी। तो आपको उसे इंटीग्रेट कर देना है माइनस φ1 से φ2 तक। और अब इंटीग्रेशन के स्टेप्स देख लें आप। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। आपको याद रखना है एक फॉर्मूला यहाँ रख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई जो होता है वो sin फाई होता है। जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले आते हैं बस उसी स्टेप पर याद रख लो। आपके पास ये जो इंटीग्रेशन करके आएगा अंदर, वो आएगा sin फाई, और ये होती है लोअर लिमिट, कई बार बताया जा चुका है, ये अपर लिमिट। इस क्लास में भी लिमिट्स पुट करने का फंडामेंटल आपको बताया जा चुका है कि इंटीग्रेशन में पहला स्टेप है कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालते हैं, फिर जो अंदर बचता है उसका इंटीग्रेशन करके फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला यूज़ करके आंसर लिखते हैं, और बाहर लिखते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और फिर उस वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो आपके पास b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1। आपने इस फाई की जगह पहले अपर लिमिट रखी है, माइनस करके उसी फाई की जगह लोअर लिमिट रखी है। साइन माइनस के साइन के आगे एंगल में माइनस होता है, माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये φ1 या φ2 दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर वाले एंगल को φ1 लो तो नीचे वाले को φ2 ले सकते हो, ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, आप साइन φ2 प्लस साइन φ1 लिख दो या साइन φ1 प्लस φ2 लिख दें, तो आपका फाइनली जो फॉर्मूला बनता है, अब इसकी भी फिर ज़रूरत नहीं, फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो आपका फॉर्मूला बनेगा फाइनली, वो है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना है इस P पॉइंट पर करंट कैरिंग स्ट्रेट
करंट कैरिंग फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर की वजह से। अब आपको ये फॉर्मूले के बारे में एक बात बच्चे को बताई जाती है कि ये फॉर्मूला सिलेबस में से हट चुका है। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो भी चुका है तो ये फॉर्मूला आपको भले ही उस तरह प्रिपेयर नहीं करना पड़े, शायद सिलेबस कंफर्म कर लेंगे हम एक बार, बच्चे भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 सेशन 2000 मत टाइप करना, 2021 टाइप करना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सन 21 में होगा, 2000 तो चला जा चुका। तो 2021 के सिलेबस को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, CBSE की साइट से भी। तो अगर आपको बाई चांस ऐसा लगे कि ये सिलेबस में नहीं है ये पर्टिकुलर आर्टिकल, तब भी आपको ये करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस आर्टिकल को करे बिना, समझे बिना आपको एक ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जिस रिज़ल्ट की वजह से आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ डिराइव होगा। और वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ऐसी स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ, एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो लॉ में जो फॉर्मूला यूज होगा उसे प्रूव करने के लिए, वो समझ ही नहीं आएगा कहाँ से आया जब तक आप ये रिजल्ट नहीं जानते होंगे। ये रिजल्ट तो आपको जानना ज़रूरी है ही, कि किसी फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले आपको इसका स्पेशल केस बताएंगे और फिर वो एम्पेयर सर्किटल लॉ समझा के उसको प्रूव भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और इसमें जो वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, करंट आई करंट है वो जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, स्मॉल ए क्या है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर से पॉइंट P तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि आप देखो वायर के हर पॉइंट से, वायर के हर जगह से पॉइंट P तक का डिस्टेंस अलग है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिस्टेंस अलग आएगा, नीचे आओगे, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस है जो यूनिक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो स्मॉल ए होना चाहिए पता आपको। पूरे वायर में सबसे छोटा डिस्टेंस उस पॉइंट P तक का। और φ1 और φ2 क्या है कि उस पॉइंट P को दोनों एंड से जोड़ दें। ये देखो पॉइंट P को इस एंड से जोड़ दिया और इस एंड से जोड़ दिया, तो दोनों एंड से जोड़ने पर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ का। ये एंगल आपको अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह टाइप चीज़ आ जाती है तो ये एंगल आपको खुद ही पता चल जाएगा, ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे कैसे पता चलता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका स्पेशल केस कराएंगे, और स्पेशल केस के बाद फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ, स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ, और उसके 2 एप्लीकेशंस है, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह बच्चे प्रिपेयर करें, इस डेरिवेशन को देखकर, और नोट्स में से भी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, बिना देखे लिखना आना चाहिए इस पूरे आर्टिकल को। हर पॉइंट आपको डिटेल में विद रीजन समझा दिया गया है, बस आपको इसको एक बार रिवाइज करना है अच्छी तरह कि बिना देखे लिख सकेंगे। और इंटीग्रेशन में ये सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स क्यों किए हैं वो भी आपको रीजन समेत बता दिया है। बुक में तो ये सीधा सॉल्व करवाया जाता है, रीजन काफ़ी बुक्स में तो छपना भी बंद हो गया क्योंकि बोल दे कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसके बिना आप, मैंने जैसा बोला, आगे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हटे हैं जिनके ऊपर वो आर्टिकल्स बेस्ड हैं जो एक सिलेबस में हैं, तो आपको करने तो पड़ेंगे। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में विद एम्पेयर सर्किटल लॉ और इसका एक स्पेशल केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।